नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके पास समाज की विभिन्न वर्गों की महिलाओं को लेकर आते हैं जिन्होंने संघर्ष किया और एक मुकाम हासिल किया, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे या स्टेट स्तर पे या जैसे भी। तो हमारे इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि आप हमारे कार्यक्रम को देखें, इससे मोटिवेट हों, प्रोत्साहित हों और आपके भी जीवन में अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों तो आप उससे मोटिवेट होके आगे बढ़ें और आगे बढ़ते ही जाएं। तो आइए चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की हमारी जो विशेष अतिथि हैं वो है डॉक्टर रितेश मिश्रा। तो मैडम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार दर्शकों, मैडम के बारे में आपको मैं बता दूं कि मैडम अभी एचओडी हैं बिलासपुर में। और मैडम के बारे में और भी जितनी भी मैम की काफी उपलब्धियां हैं तो हम मैम के मुख से ही सुनते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो जैसा मैं बता रही हूँ, कार्यक्रम में पुनः आपका मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू। और अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए मैम। मैं डॉक्टर रितेश मिश्रा मेरा नाम है जी। मैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ, साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैडम ने काफी क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, जेंडर इक्वालिटी हो। और इतना इनका जब मैं बायोडाटा या रिज्यूमे पढ़ रही थी तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि वो मुझे याद करने में दिक्कत हो रही है। तो मैडम, सबसे पहले तो आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे पहुंची आप यहाँ तक, क्या क्या संघर्ष थे, उस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी। अर्चना, जीवन की शुरुआत तो वैसे ही हुई जैसे सभी सामान्य लोगों का होता है। सब इस धरती में आते हैं, जन्म लेते हैं और उनको समाज के नियमों के हिसाब से पाला जाता है। अगर मैं अपने बारे में तुमको बताऊं तो मैं एक ऐसे घर को बिलोंग करती हूँ जहां इस चीज की आजादी मुझे जरूर मिली कि मैं जो चाहूं वो करूं या जिस करियर को चाहूं वो चुनूं। मेरे पापा और मम्मी दोनों इस चीज के लिए कभी मुझे बाउंड नहीं करते थे कि नहीं तुम्हें यही करना है या ये नहीं करना है। मिला सब कुछ अर्चना, लेकिन ना फिर भी समाज के कुछ नियम है जो हमको मानने पड़ते हैं। बचपन था तो बचपन में इच्छा होती थी आर्मी ऑफिसर बनूं। वाह। आर्मी के टेस्ट के लिए भी गई, टेस्ट दिया, सिलेक्शन भी हो गया। पर जिस समय सिलेक्शन हुआ उस समय शादी होने वाली थी। आर्मी में सिलेक्शन हो जाना, जी, इट्स ग्रेट। जी, ठीक है। जिस समय सिलेक्शन के लिए सारे प्रोसेस और ये होते थे, गई, टेस्ट भी करने लगी, कॉल लेटर आया मेरे पास कि आपका टेस्ट है, आइए। फिर एक मुकाम आया जहां पर ये चीज डिसाइड करना था कि शादी करनी है कि आर्मी ज्वाइन करना है। करियर, यस। तो सगाई हो चुकी थी मेरी। फिर मैंने डिसाइड किया, माय हस्बैंड इज अ वेरी नाइस पर्सन अर्चना, यू लकी, है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ जाती हूँ। ग्रेजुएट थी सिर्फ जब शादी हुई मेरी। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर तुम जानती हो कि हमारी सोसाइटी कैसी, एक बहू होने के नाते हमको सारी चीजों को पूरा करना पड़ता है जो हमारे समाज में के नियम में बनाए गए हैं, कहना चाहिए, या जिन चीजों को हम मानते चले आ रहे हैं उनमें कोई बुराई भी मुझे ऐसे नजर नहीं आती। आज सच कोई ऐसी बुराई नजर नहीं आती मुझे। लेकिन नियम तो नियम है अर्चना, उन नियमों के हिसाब से आपको चलना है ना। फिर धीरे धीरे जो संघर्ष की बात कर रही हो ना अर्चना, संघर्ष व्यक्ति के जीवन में केवल लोगों से ऐसे नहीं होता। अगर मैं संघर्ष को बोलूं तो मैं उसको 3 कैटेगरी में बांटती हूँ। एक होता है जो हम बाहरी लोगों के साथ करते हैं, और एक होता है जो हम अपने लोगों के साथ करते हैं, और एक संघर्ष वो है जो हम खुद के साथ करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत है ना जी। तो ये संघर्ष के तीनों फेज ना अर्चना हर व्यक्ति, शायद मैं ही नहीं, हर व्यक्ति जीवन का फेस करता होगा। इसमें कुछ नया नहीं है। ये अलग होता है कि किसी के लिए इंटेंसिटी अधिक होती है, किसी के लिए ज्यादा। मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूं कि मुझे अपने घर के लोगों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन खुद से होता है। बाहर के लोगों के साथ संघर्ष होता रहता है। वो जो आगे आप जब किसी चीज को पाते हैं ना, या किसी चीज के पाने के रास्ते पे चलते हैं, तो सबसे बड़ा जो संघर्ष है ना वो ये होता है जीवन का कि पहले आपको खुद को बनाना होता है, अपने घर के साथ अपने आप को मिलाना होता है, और दूसरा समाज के दायरों के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। आप अगर बीइंग अ लेडी, आप भी समझ सकती हो। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने अपनी पढ़ाई भी शादी के बाद की है, और उसमें मेरे को अगर सबसे ज्यादा किसी ने सहयोग दिया तो वो मेरे हस्बैंड। वो हमेशा बोलते थे करो करो और करो।
लेकिन इस बात पे बिल्कुल कहना चाहूंगी कि आमतौर पे जब हम संघर्षों की बात करते हैं तो सबसे पहला संघर्ष जो एक महिला फेस करती है वो होता है कि उसके परिवार या उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करते। बट आप जैसा बता रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात भी है हमारे दर्शकों के लिए भी, कि आपके हस्बैंड ने आपको काफी सपोर्ट किया, तो एक सीढ़ी तो आपने कुल मिला के पार कर ही ली। तो जैसा कि मैं आपके संघर्षों की बात कर दी, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मैम, मेरा अगला सवाल ये रहेगा आपसे कि आपने काफी क्षेत्रों में काम किया, जैसा मैंने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में, और लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे तो उतनी जहन में भी नहीं है। या जेंडर इक्वेलिटी पे आपने काम किया, या आप एनवायरमेंट सेक्शन में भी आपने काफी काम किया, तो क्या क्या आपने काम किया वो भी हमारे दर्शकों को, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जो जो काम आपने किया वो हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। जी अर्चना, मैंने अपनी स्टडी जब दोबारा शुरू की तो मैं स्कूल में काम किया करती थी, तो मुझे ये समझ में आया कि स्कूल लेवल बहुत अच्छा है, हम बच्चों से जुड़ते हैं, उनको सिखाते हुए समझ में आया कि मैं और किन किन चीजों में जाकर के काम कर सकती हूँ। उसके बाद ही मैंने बीएड एमएड किया, एजुकेशन में पीएचडी की, जी, साथ में पढ़ाने लगी तो समझ में आया कि समाज में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिन पे काम किया जा सकता है। सबसे मेरा फेवरेट क्षेत्र बोलूं तो वो है लिंग संवेदीकरण या जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो आपको पता, पूरे समाज में जो हम इक्वालिटी, इक्विटी, समता, समानता की बातें कर रहे हैं ना, उसकी जो जड़ें हैं ना वो लिंग संवेदीकरण से जुड़ी हुई है, जेंडर सेंसिटाइजेशन से जुड़ी हुई है, है ना। अगर हम सारे समाज को जेंडर सेंसिटाइज कर दें, अगर यह समाज का हर व्यक्ति जेंडर सेंसिटाइज हो जाए तो इस समाज का स्वरूप बदल जाएगा। जी। अब जब भी हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं अर्चना, तो लोग समझने लगते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जी। तो ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब मैं जेंडर पे काम करती हूँ या लोगों को समझाती या सिखाती हूँ, ये मुझे इसलिए पसंद है, वहां पे मैं ये सिखाती हूँ कि ना तो फीमेल अप है, ना मेल डाउन है, ना मेल अप है, ना फीमेल डाउन है। जी। दोनों के बीच में एक समता है ना, और ये समता ही लेके आती है समानता। जी। तो मेरा काम बेसिकली लोगों को ना जेंडर सेंसिटाइज होता है, और मुझे मौका इसलिए मिलता है इसका कि अभी मैं यूजीसी एचआरडीसी के लेक्चर्स लेती हूँ, एफआईपी में इंडक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेशन होते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे लेती हूँ। अभी मैंने लास्ट अपने 2 लेक्चर्स यूजीसी एचआरडीसी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किया। मुझे एक काम और बहुत पसंद है और जिसको मैं करती भी हूँ। मैं जहाँ जॉब करती हूँ सीवी रमन यूनिवर्सिटी में, वहां पे आसपास के स्कूलों में मैं चाहती हूँ कि जो छोटी बच्चियां हैं, हमने अभी एक गुड टच बैड टच का प्रोग्राम किया था, ताकि हम उनको आने वाले जो भी उनकी दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं उसके बारे में समझा और सिखा सके। जी। तो कम्युनिटी बेस्ड वर्क करना, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे काम करना, और सबसे फेवरेट काम आने वाले जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाना। बहुत सुंदर काम। और जितना आपने स्टार्टिंग में हमें कहा था कि मैं सिर्फ एक टीचर हूं, और जिस डाउन टू अर्थ एटीट्यूड से आपने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया था, और जैसे जैसे हम आपका प्रोफाइल सुनते जा रहे हैं, तो ये तो 2-3 क्षेत्र जो आपने बताया, और जैसे कि मैं तो आपके बायोडाटा से काफी ज्यादा परिचित हूँ, तो वो एक लंबी फेहरिस्त थी, लिस्ट थी, जैसा मैंने बताया। वुमेन एम्पावरमेंट के भी क्षेत्र में आप काफी काम कर रही हैं, और क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो वुमेन्स के लिए ही बना है, उनकी जागरूकता के लिए बना है, तो समाज की महिलाएं, आपने तो कहा कि आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं होती है मैडम, जैसे आपने बताया कि, और मैं और भी सुनती हूँ कि आप ग्रेजुएट भी नहीं थी और शादी के बाद आपने इतनी उपलब्धियां की, लेकिन कई महिलाएं मैंने देखी हैं जो अच्छे खासे करियर में रहती हैं, अच्छे खासे प्रोफाइल में रहती हैं, लेकिन शादी के बाद थम सी जाती हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, और क्या कुछ इस दिशा में आप कार्य कर रही हैं, या उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अर्चना जी, ये सवाल बहुत अच्छा है जी, और ये इस सवाल की जो जड़ें मैं बोलूं आपको, तो इस सवाल की जड़ें ना हमारे समाज से जुड़ी हुई है ना। हमारे समाज की जो संरचना है ना, उसमें ही ये चीज है जी। किसी भी महिला को ना, देखिए, किसी भी चीज को एकदम से बदला नहीं जा सकता, बदलने की जरूरत पड़ेगी हमको खुद को। अगर हम किसी चीज को बदलना चाहते हैं ना अर्चना, तो सबसे पहले अपने में बदलाव लाना पड़ेगा जी। आप सारा कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि घर के या बाहर के सरकमटेंसेस, देखिए बाहर के सरकमटेंसेस ना मेरे खुद के लिए भी बहुत पॉजिटिव नहीं होते। बीइंग अ लेडी बहुत सी चीजों को मैं खुद भी फेस करती हूँ, लेकिन वहां से कैसे निकलना है, बिल्कुल ग्रेसफुली कैसे निकलना है, ये हमको सीखना होगा। और उसमें अगर कोई चीज आपको सबसे ज्यादा मदद करती है तो वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज, आपका सेल्फ नॉलेज, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, उसका नॉलेज, आपका आत्मविश्वास, ये 2 चीजें
आपको हमेशा आगे लेके जाएंगी। कॉन्फिडेंस तो वैसे भी रूट कॉज है हर चीज रूट का। कॉज है। और कैसे बढ़ाए इसे, कि आम महिला कैसे बढ़ाए जो घर की देहरी पे सिमट गई। देखिए जो जॉब की हुई आई है वो तो जैसे तैसे खुद को समेट लेंगी, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल होती है। लेकिन एक आम महिला अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए? आम महिला के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है अर्चना जी। बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आम महिलाएं नहीं मानती है। कई बारी उनको लगता है कि हम एक आम हाउसवाइफ हैं तो हम क्या कर सकती है। लेकिन मैं दर्शकों को, खासकर हमारी महिला दर्शकों को बताना चाहूंगी कि घर के कामों में मुझे जितने स्ट्रगल्स होते हैं ना, बाहर आके ऐसे बात करना और बाहर के काम निपटाने में मैं ऐसे कर लेती हूँ जैसे आप लोग घर के काम करती हैं। तो इन्हीं महिलाओं को लेते हुए आप बताइए कि इनकी हिम्मत और इनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, और इन्हें ये भी बताइए कि घर पे काम करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, तो हमारे लिए कितना मुश्किल है और इनका काम कितना कठिन होता है हमारे लिए, वो भी इन्हें बताइए। देखिए जो घर में रहते हैं ना, मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा वेल मैनेज रहते हैं। जो पूरे घर को चला सकता है ना, उसका कॉन्फिडेंस तो सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम भी बाहर काम करने में ज्यादा आसानी महसूस करते हैं, घर आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इन सारे कामों को हम कैसे सही तरीके से निपटाएं। और आमतौर पे जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो वो खुद, समाज क्या उनको बोलेगा कि वो एक हाउसवाइफ है या गृहिणी है, वो खुद ही बोलती है कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो घर पे रहते हैं। और हमसे पूछिए कि घर का काम कितना कठिन है। तो इसी बात को लेते हुए मैडम आपकी बात को आगे बढ़ाइए। असल में घर का काम हम कुछ नहीं करते इसलिए है कि घर के काम के लिए हमको कोई पे नहीं मिलता है। जी है ना? जी, बहुत अच्छी बात जी। हाँ, अगर लोग कहते हैं ना कि जो महिलाएं जो घर में काम करती हैं अगर उसका पेमेंट करना शुरू कर दें, तो आप सोचिएगा कि समाज में कितने पेमेंट और किस लेवल के पेमेंट लोगों को करने पड़ेंगे अपने खुद के घरों में। तो मैं समाज की संरचना को बदलने या कोई क्रांतिकारी ये नहीं, हर किसी के रोल प्ले है। ऐसा नहीं है, घर का काम महिलाएं भी करें, पुरुष भी करें, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। घर के काम सभी लोग कर सकते हैं जी। बाहर के काम भी दोनों लोग करते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो आपका कहना है ना कि जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, उनको हमेशा ये लगता है कि वो कुछ नहीं करती हैं जी। कारण केवल इतना है कि उस घर के काम से उनकी पहचान नहीं बन पाती है, जो मुझे लगता है अपने स्तर पे उनका दायरा सिमट जाता है। वो अपने आप को रिकॉग्नाइज, और वो खुद को ही डिमोटिवेट कर लेती हैं। भाई आप घर का काम करते हैं, आप वो काम करती हैं जिसको हम शायद बाहर का काम करने के बाद अच्छे से नहीं कर पाते जी। तो मैं उन महिलाओं को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, आप अपने काम को ना कभी भी छोटा मत आंकिए। जो आप करते हैं, मैं बार बार ये चीज बोलूंगी, अगर उसका पेमेंट किया जाए जी, तो वो पेमेंट बहुत करोड़ों में होंगे शायद पर डे के, जो आप सब लोग काम करते हैं घर में रह करके। तो आप अपने को छोटा ना समझें। और दूसरा, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ विधा, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ हर किसी के अंदर होता है। आप उस चीज को पूरा खत्म ना करें। मैंने कई बार ऐसा देखा है, कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कुछ बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपने क्यों छोड़ दिया वो डांस और गाना? घर में ही कर लेते। बहुत गहरी बात है ना? आजकल तो इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं, सही प्लेटफॉर्म चुनिए और अपने आप को उसमें डालिए। देखिए आप किस तरीके से, क्या बोलते हैं, ग्रो करते हैं। बहुत से लोग इसी तरीके से आ रहे हैं आगे जी। लेकिन हाँ, घर की महिलाओं को अपना कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है अर्चना। बस एक प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा बोलते हैं ना सपोर्ट, एक सपोर्ट। और वो सपोर्ट मैं बिल्कुल मानूंगी, क्योंकि मैं होता है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। हो सकता है और फैमिली मेंबर्स को लगता हो कि नहीं ये दोनों चीजें कैसे बैलेंस करेगी। मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं कि हाँ मम्मी ये चीज कर रही है तो हम अपनी चीजों को अच्छे से सम अप कर लेते हैं, या हम अपना काम सब कर लेते हैं। सबके साथ ये स्थिति ना हो जी। होम मेकर्स जो महिलाएं हैं, उनको सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को ये रियलाइज कराने की जरूरत है कि आप अपना काम खुद करिए। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ ये है कि बच्चा जो मम्मी घर पे रहती है, मैंने जो चीज फील की है अपने दोस्तों के बीच में, जो मम्मी घर पे रहती है तो बच्चा आने के बाद सारी चीजें फेंक देगा और मम्मी उसको बिठाएगी। छोटा बच्चा है तो समझ में आता है। मम्मियां सेल्फ डिपेंडेंट है, उनके बच्चे भी सेल्फ डिपेंडेंट 100% होने चाहिए, क्योंकि वो उनकी लाइफस्टाइल वैसी हर किसी का बच्चा क्या बोलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए अर्चना। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि जो मम्मा घर पे है वो मम्मा भी दिन भर काम ही कर रही है, ना केवल हम 10 से 5 जा रहे हैं तो काम कर रहे हैं। हम क्या करने लगते हैं कि हम खुद ही उनको अपने ऊपर हावी होने देते, डिपेंडेंट बना लेते हैं। मैं कर दूं नहीं। उसके बाद क्या होता है,
घर वाली महिला का पूरा समय खत्म हो जाता है। यानी आम गृहिणी को भी मैडम काम के साथ में कुछ एक अपनी हॉबी रखनी चाहिए, अपनी हॉबी रखनी चाहिए, अपनी पहचान रखनी चाहिए जी। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे आप काम कर सकते हो। आप राइटिंग करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े राइटर। मैंने अपनी 3 बुक लिखी है, वो कैसे लिखी है इसको मैं जानती हूँ। आपके पास तो बहुत समय जी, है ना। पॉजिटिव साइकोलॉजी पे एक बुक है मेरी, ओके, है ना, उसमें हम ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज वही है होम मेकर्स के लिए कि बी पॉजिटिव। ओके मैम, पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात की आपने, तो मैंने आपके रिज्यूमे में ये भी पढ़ा था कि आपने साइकोलॉजी में भी काम किया है, जो साइकोलॉजी समझने की बात है। साइकोलॉजी समझने की बात है। अभी हम जो काम कर रहे हैं अर्चना, उसमें हम छोटे बच्चों के ऊपर एक ऐप डेवलप करने के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आइडिया मैं आपको बहुत डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन बच्चे का एक अपना साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है ना, और बच्चा उसको कैसे फील करता है, इस क्षेत्र के बारे में हम काम करने की सोच रहे हैं और काफी कुछ हमने किया भी है जी। आगे देखते हैं कितना उसमें आगे जा पाते हैं। मैम इतने सारे क्षेत्रों पे आप काम कर रही हैं और आपकी एजुकेशन भी आपने पीएचडी की है जी। तो ऐसी महिलाएं, जैसे आपने कहा कि मैंने शादी के बाद स्टार्ट किया पढ़ना, या ऐसी महिलाएं जो घर पे रह के पढ़ना चाहती हैं या उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं, उनके लिए कोई शिक्षा क्षेत्र में कोई प्रावधान है कि वो इस तरीके से पढ़ाई कर सकती है? क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से काफी जुड़ी हैं, काफी समय से जुड़ी हैं और उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हैं, तो क्या क्या है फैसिलिटीज, वो भी हमारी एक आम जनता को बताइए कि महिलाओं के लिए स्पेशली क्या है। वैसे तो जनरलाइज बताइए, लेकिन महिलाओं के लिए भी क्या क्या स्कीम्स है या कुछ, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए जी। देखिए अर्चना, महिलाएं ना सब कुछ कर सकती है, मैं ये पहले भी बोलती हूँ। वो तो पॉजिटिव साइकोलॉजी आपने लिखी है, तो आप पूरा पॉजिटिव आज साइकोलॉजी चेंज कर देंगी वुमेन्स की, आज हमको लग ही रहा है, तो उसी बारे में जी। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर कोई महिला, पढ़ाई क्या छोड़ दीजिए, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर कोई महिला आगे जाना चाहती है, घर से बाहर आपका जो भी सर्कमटेंसेस आप नहीं कर पाते, आप डिस्टेंस एजुकेशन क्यों नहीं अपनाते? आप ओपन स्कूल का एजुकेशन क्यों नहीं अपनाते? क्या जरूरत है कि अगर आप 12 पास ही हैं, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं ओपन से। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी हमारे छत्तीसगढ़ में, इतनी सारी ओपन यूनिवर्सिटीज आपके पास अवेलेबल है, इवन आउट ऑफ द स्टेट भी, कि आप उसमें से घर बैठ करके आपकी क्लासेस एक लिमिटेड ड्यूरेशन में लगती है। अब तो और यूजीसी ने ये कर दिया है कि क्लासेस ब्लेंडेड मोड में हो सकती हैं, तो आप वो भी अपना सकती हैं। आपके पास हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, आप बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकती हैं, आप अपना खुद का काम एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्सेज कर सकते हैं। मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है और हजारों के कोर्स हैं ऐसे जिनमें आप जा करके अपना करियर बना सकती हैं बीइंग अ वुमेन। जी मैम, तो ये जो आप बता रही थी कि ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आप कर सकती है, अगर एक किसी महिला ने मान लीजिए बैचलर अपना डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, तो क्या वो मास्टर्स रेगुलर कर सकती है या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, या अगर किसी महिला ने अपना मास्टर्स डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू किया है, तो क्या वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकती है, डॉक्टरेट के लिए? सभी सब चीजों के लिए यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल होती हैं अर्चना जी। यूजीसी के जो नॉर्म्स है वो फुलफिल करते हैं जी। हर इसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है, और अभी तो ऐसा नहीं कहा गया है कि आपने ये डिग्री यहाँ से ली है तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। हाँ, उनके जरूर परसेंटेज के और बाकी चीजों के नॉर्म्स है, एंट्रेंस के भी नॉर्म्स है, आप वो नॉर्म्स दीजिए, हर चीज कर सकते हैं आप। नेट सेट पीएचडी क्या एग्जाम दे सकते हैं जी। आपने अगर डिस्टेंस से मास्टर्स किया है तो आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जी कि आप ये चीज नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, मेरी जानकारी तक तो जी ऐसा कुछ भी। मैम, जैसा आपने कहा कि शादी के बाद आपने पढ़ाई की, शादी के बाद आपने बीएड एमएड किया, जॉब भी आपने उसके बाद ही किया है ना, तो एक अब आम महिला की बात करें, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, जिस भी क्षेत्र में हो, लेकिन शादी के बाद घर और परिवार को, क्योंकि मैं भी स्वयं एक महिला हूँ, तो एक अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल जो घर की लाइफ है और प्लस जो बाहर की लाइफ है, उसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है ना। अगर आपको परमिशन मिल भी जाए तो मानसिक तौर पे आप इतनी, जैसे आपने बुक लिख ली, एक बुक लिखने के लिए भी मैं मानती हूँ कि आपको मानसिक तौर पे काफी फोकस्ड और कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो 2 नाव में जैसे हम पैर रखने की बात कर रहे हैं, तो कैसे वो मैनेज हो पाता है, कैसे मैनेज करें हम, ये मेरे लिए भी सवाल है। मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे मैनेज कर पाई आप, और कैसे मैनेज करें हम सब लोग कि एक बैलेंस बना रहे और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं। सपोर्ट मिलना नहीं मिलना की बात हम बाद में करेंगे, अगर सपोर्ट मिलता भी है, इन दैट केस ऑल्सो कहीं ना कहीं एक औरत सोचती है कि अगर मैं जॉब में जा रही हूँ समथिंग, तो मेरे बच्चे को मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ,
तो वहां पे वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, तो कैसे उसको हम बैलेंस करें? और एक काफी सेंसिटिव सवाल है, तो मैं आपसे उसका जवाब चाहूंगी जी। बिल्कुल सही बोल रही हैं अर्चना आप जी। मैंने आपसे कहा था ना कि संघर्ष 3 तरीके के हैं, है ना? बाहर का, बिल्कुल, घर का बिल्कुल। और खुद का। जी। यहाँ पे जो संघर्ष हम फेस करते हैं ना, जी। वो है खुद का। और जब जिस तरीके से आपने वहां की कड़ी को यहाँ लाया, जिस खूबसूरती से, और जो खुद का संघर्ष जो मैं समझ रही थी और जिस सवाल के साथ आपने जोड़ा, तो वो आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है मैडम जी। ये ना, ये संघर्ष हम करते हैं अर्चना जी। आपको बिल्कुल लगेगा, मैं भी अपने बच्चों को छोड़ करके जब अपने जॉब में जाती हूँ, मुझे पता होता है कि मैं आज 5 बजे या 5:30 बजे घर नहीं पहुंच पाऊंगी जी। और वो स्कूल से आ गए होंगे। हाँ। पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं, बिल्कुल। ये चिंता होती है अर्चना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को समझाना होगा और अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाना होगा कि वो उन चीजों के हैबिचुअल हो जाएं। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस, बोलते हैं ना कि जीवन में बिना सेक्रीफाइस के कुछ भी नहीं मिलता। ये तो है। तो वो पल ना हम सेक्रीफाइस करते हैं और वही एक टाइम होता है जहां पे कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है सारी चीजों को छोड़ दिया जाए, कुछ मत करूं, चुपचाप घर पे रहूं और देखूं। फिर वही मेरे बच्चे, अब देखो ये चीजें ना ऐसे बदल, वही मेरे बच्चे बोलते मम्मा हो गया, एक दिन की छुट्टी बहुत है, वापस जाइए। उनका माइंडसेट भी वैसा बन जाता है। उनका माइंडसेट जी। फिर वो जो वाइब्स है ना, अंदर के जो ड्राइव्स है ना, वो आपके घर से या कोई ऐसा होगा आपके इसमें, जैसे मेरे बच्चों के साथ ऐसा है कि मैं उनको बोलूंगी ना अब बहुत, अब मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसे, तुम लोग ना कुछ कर नहीं रहे हो, बहुत नॉर्मल इसमें, नॉर्मल खाना नहीं खाते हो टाइम से, अगर मैंने उनसे कहा मम्मा कर लेंगे, इट्स ओके, हम कर लेंगे, आप जाओ, आप करो, तो वो होता है, मतलब ये वो संघर्ष अंदर अंदर चलता है, वो द्वंद है, खुद से लड़ना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है, वो द्वंद होता ही है। और मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ऐसी कोई भी महिला नहीं होगी कि जो बीइंग अ मदर इस चीज को, या वर्किंग मदर मैं बोलूं, इस चीज को फेस नहीं करती। ये आप मानती है कि शुरू में दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर हमने राह पे हम चल पड़े हैं तो वो हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। द्वंद तो रहेगा थोड़ा ना थोड़ा आपके अंदर। बच्चे छोटे रहते हैं तो ज्यादा, मेरे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, तब भी मेरे अंदर ये रहता है कि बेटा अगर बाहर पढ़ने भी गया है ना, जब बच्चा आपके साथ नहीं भी होगा या फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड हो या कोई भी रहेगा, क्योंकि ना बाई नेचर हमको नेचर ने कैसा बना है, केयरिंग, ना केवल बच्चों के केस में, अगर हम हस्बैंड के केस की भी बात करें या परिवार की भी बात, तो कहीं ना कहीं हमारे टाइम का वो जो हम नहीं दे पाएंगे अपने हस्बैंड को स्पेशली, या कई बार ये होता है कि काम की वजह से हम अपने हस्बैंड को कुछ काम करना है हमको, हम उनको उनका समय नहीं दे पाते, तो वो भी एक द्वंद होता है और एक गिल्टी फीलिंग होती है। और ये गिल्टी फीलिंग मैंने खास तौर पे देखा मैडम, महिलाओं में होती है। अगर एक पुरुष समय ना दे पाए अपनी वाइफ को, तो एक वाइफ के पास ये क्षमता, या उसको भगवान ने वैसा ही बना के भेजा है कि वो समझ जाती है कि ये बिजी है, इनका काम ये है। लेकिन महिला को ये समझाना, जो अंतर्द्वंद आप बोल रहे हैं जो चलता रहता है, ये समझाना काफी मुश्किल होता है। कि मैं अपनी ही बात बताऊं कि मैंने अगर अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दिया, अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, और उस जगह मैं कहीं और प्रायोरिटी पे जा रही हूँ, तो आई ऑलवेज फील कि नहीं, कुछ गिल्ट आता है मेरे अंदर। तो उस गिल्ट से कैसे बचें हम, और जैसा आपने बताया द्वंद तो चलेगा, लेकिन उस गिल्ट को कैसे ओवरकम करें? और क्योंकि आपने साइकोलॉजी की है, तो उस साइकोलॉजी के जरिए कैसे हम अपनी महिलाओं को समझाएं कि वो गिल्ट से हमको कैसे बाहर आना है? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही एक है अर्चना, वो है शिक्षा। अगर हम सारी चीजों में शिक्षित हो जाए ना जी, तो ये जो रिग्रेट्स हैं, ये द्वंद है, हमको थोड़ी देर बाद समझ में आता। देखिए, मन है, दिमाग है, सोचता है ना, भागता है उस तरफ, लेकिन फिर जब हम शिक्षित होते जाते हैं जैसे जैसे, तो हम समझने लगते हैं कि नहीं, ये काम इस समय जरूरी था, इसलिए हमने इसको किया। और रहा सवाल जो आप ये बोल रही है ना कि हमारे अंदर, महिलाओं के अंदर वो गिल्ट जल्दी आता है, उसका रीजन ये है अर्चना कि हमने वर्षों से, सदियों से एक जेंडर रोल प्ले किया है। हमको सिखाया ही गया है कि हम केयरिंग, सेंसिटिव हैं, हम ही है जो नर्चरिंग के सारे प्रोसेस पे टेक पार्ट करते हैं, या हम करते हैं। इंडियन कल्चर हम बोलते हैं, इंडियन कल्चर में हमको सिखाया गया है, तो वो अपने आप हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाता है। आप सोचिए, अगर सेम चीजों से किसी पुरुष को या किसी लड़के को बड़ा किया जाए ना, आप खुद सोचिए, क्या वो सेंसिटिव नहीं होते? होते हैं। केयरिंग नहीं होते? होते हैं, है ना। मैं अपने हस्बैंड में देखती हूँ, वो बहुत केयरिंग है, बहुत सेंसिटिव है। तो इन सारी चीजों के बीच में ना, सिर्फ जब हम एडुकेटेड होते हैं, शिक्षित हो जाते हैं ना, तो हम बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो हमारे लिए सबसे, और अपने आप को ना ओपन करना चाहिए वर्ल्ड के लिए,
एक्सप्लोर करना चाहिए। जितने ज्यादा लोगों से हम मिल जितने सकें। ज्यादा लोगों से पढ़िए, रीड करिए, समझिए, चीजों को सीखिए, तब आप ये समझ पाएंगे कि दुनिया कैसी है। और इस दुनिया में ना बोलते हैं ना, अच्छा और बुरा सब कुछ है। जी। आप पिक कर लीजिए सारी अच्छी चीजों को, अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लीजिए, फिर देखिए तो कुछ चीजों के रिग्रेट से आप बच जाएंगे। मैं आपसे बात करके खुद भी मोटिवेट हो रही हूँ, इनफैक्ट मैं मोटिवेटेड हूँ, लेकिन आपकी बातों से और ज्यादा मैं मोटिवेट हो रही हूँ। तो दर्शकों, मुझे तो लग रहा है कि आप भी काफी, मेरा एक तरह से जो झुकाव है खासकर महिला दर्शकों की तरफ ज्यादा होता है कि वो मोटिवेट हो, वो कुछ करें, क्योंकि उनके में टैलेंट होता है, कई बार वो टैलेंट दब जाता है तो वो बड़ा एक रह जाता है मन में, उसका जो दुख होता है मैं कहूंगी। तो मैम, जैसा आपने बताया कि एक बैलेंस बहुत जरूरी है, और आप एक बुक रीडिंग पे बात कर रही थी कि पढ़ना चाहिए, तो बुक रीडिंग की हैबिट हमारे दर्शकों को बताइए कैसे ये फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ बढ़ाती है। तो बुक रीडिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज बुक रीडिंग, नॉट ओनली टू अ वुमन, टू एनीबडी। बुक रीडिंग या किसी भी चीज की रीडिंग, देखिए अर्चना, अभी ना हम हर चीज हमारे हाथ में है ना। एक क्लिक कीजिए, आपको हर चीज मिल जाएगी। जी। आप एक शांत मन समझती हैं। हाँ। और आपने कभी देखा है लोग जब मोबाइल ये करते हैं, लगातार स्क्रॉल करते हैं। मैं बुक्स इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि बुक जो आपके हाथ में होती है ना, वो आपको कंसंट्रेट करना सिखाती है। तो आप उससे क्या करते हैं, आप बहुत अच्छे से, आप चाहे एक्सटेंसिव रीडिंग कीजिए या इंटेंसिव रीडिंग कीजिए, जब भी आप रीड करेंगे आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। आप अपने इंटरेस्ट का टॉपिक ले लीजिए, है ना। रीडिंग क्या करती है, आपके माइंड को ना और ज्यादा फ्लरिश करती जाती है, धीरे धीरे ना वो आपके और थिंकिंग लेवल को बढ़ाती जाती है। जी। अब लोग किंडल पे भी रीडिंग करते हैं, मैं जरूर बोलूंगी, पर आप मुझे ओल्ड स्कूल फिलॉसफी कह लीजिए, एफएम और ये सब काफी कुछ आया, सब कुछ में रीड कर सकते हैं। पर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बुक्स रीड करूं। इवन आप किंडल पे भी चलिए रीड कर रहे हैं, तो अपना ना कंसंट्रेशन बना करके रखिए। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आमतौर पे हम बोलते हैं कि मोबाइल आ गया और बुक्स चली गई, बुक्स आर आउट नाउ, हम नहीं कहते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ। मैं भी जब बुक पढ़ती हूँ तो आई फील कि जो एक बुक को हाथ में लेके पढ़ने का जो इंटरेस्ट है, या मैं कहूँगी जो एक अलग ही मजा है, वो उसमें जो फील आता है वो नहीं आता। तो आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि वो जो हम स्क्रोल करते हैं और जो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनने दे रहा, दिस इज द बेसिक रीजन। और आप जितने शब्द यूज कर रही है ना, आप मेरे हर इतने बड़े सवालों को आप जो एक शब्द में पिरोती हैं कि शिक्षा या किताबों से कंसंट्रेशन, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत सुलझी हुई सी लगती हैं मुझे। तो ऐसे फोकस कैसे हम बने, बिल्कुल आप फोकस लग भी रही हैं मुझे काफी, तो कैसे फोकस बने, कैसे जैसा मैंने बताया कि बाकी के जितने भी चीजें हैं उनको छोड़ के हम फोकस कैसे रहें अपने करियर में, कैसे कंसंट्रेशन बनाना, इट्स अ टफ थिंग, व्हाट आई फील ऑलवेज। तो चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आप शिक्षा हो ना हो, तो भी कंसंट्रेशन इज बेसिक फैक्टर बिहाइंड एवरी सक्सेस। तो उसे हम कैसे बनाए, वो हमारे दर्शकों को बताइए, उसके लिए कुछ टिप्स आप। अर्चना, किसी भी चीज में अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है या किसी भी काम को करना है, आप बहुत अच्छे से तब कर पाएंगे जब आप अंदर से भी खुश होंगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है। yes. आप जो कर रहे हैं जी। और हर चीज में ना बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, बीइंग अ मेल या बीइंग अ फीमेल। आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। दुनिया में कोई भी वो व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मुझे जितना, मैं अपने नॉलेज से आपको बोल रही हूँ, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागा जी। आप अपनी जिम्मेदारियों को जितना पूरा करेंगे, जो जितना रिस्पॉन्सिबल होता है ना अर्चना, मैं अपने लिए ये चीज फील करती हूँ, वो उतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लाती है, अकाउंटेबिलिटी लाती है। और अकाउंटेबिलिटी जब लाती है तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप बन जाता है। आप अपने हर काम को जिम्मेदारी से करना सीख जाइए। आप किसी चीज में, आपको कोई कुछ भी बोल ले, आपको बैरियर फील नहीं होगा। मुझे भी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव बोलते होंगे। आई ऑल्सो फेस सो मेनी नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम सो मेनी पीपल, जिनसे कभी कभी मैं आशा भी नहीं की रहती, वो भी ऐसा बोल जाते हैं। थोड़ी देर दिमाग में आता है, फिर मैं अपने आप में सोचती मैं तो अपना हर काम अच्छे से कर रही हूँ ना, लेट द पीपल स्पीक। तो देन हर सवाल में एक अनोखा जवाब, एक खूबसूरत जवाब, और मैं खुद मोहित हो रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा होगा आपका बातचीत। मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका जवाब दिया कि जो आपने कहा कि लोग, हम तो काम करते हैं लेकिन लोग बात करते हैं, तो हमें फोकस रहना है कि लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, जैसा रहेगा हमेशा। जी, अपने काम पे फोकस करिए, खुद में सकारात्मकता लाइए जी। अगर आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे, तो आपका काम बिल्कुल इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा जी। अगर आप ऐसा करेंगे
तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आप कंसंट्रेशन से काम कर पाएंगे, है ना। हाँ, लेकिन मैं हमेशा महिलाओं को ये बोलती हूँ, मैं उस महिला सशक्तिकरण को बिल्कुल सही नहीं मानती जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं, मेरी कोई और जिम्मेदारी नहीं है, मैं अगर काम कर रही हूं तो यही करूंगी। नहीं, महिला हो या पुरुष, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां दोनों को बखूबी निभाने आनी चाहिए। एक जो बैलेंस है ना, हम आपस में ही बना सकते हैं अर्चना जी। ऐसे नहीं ये कह के हम नहीं निकल सकते कि नहीं चलो, मैंने कई बार देखा कि नहीं, अब बच्चे हैं, मैंने पैदा कर दिए हैं, बहुत मैं खुली भाषा में बोल रही हूँ आपको, तो नहीं, अब इनके बड़ा करने का मेरी नौकरी है, मैं करूंगी, अब ये नहीं होना चाहिए जी। मैं ये चाहती हूँ कि हर काम के बीच में ना दोनों पक्ष के लोग एक बैलेंस बनाए, अपने काम बांट लीजिए ना भाई। बच्चा, एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है, बच्चे सब सुबह स्कूल जाते हैं जी, घर में माँ जो होती है ना, नहलाना है, टिफिन बनाना है, तैयार करना है। व्हाई दिस? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पापा उठे और बच्चे को नहला दे, मम्मा टिफिन बना दे जी। घर के अगर बड़े हैं तो ठीक, नहीं तो कोई एक जाके उनको बस तक छोड़ दे जी। तो ऐसा समाज या ऐसी दुनिया होनी चाहिए। जब हम अपने लाइफ में, अपने घर में इस चीज को ले आएंगे ना, अब हो सकता है मेरे कुछ जो दर्शक होंगे आपके, वो इस चीज के लिए हंसे कि मैडम बोल रही हैं कि सारे पुरुषों को काम पे लगाया जाए। नहीं, काम की बात नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे इस मैटर पे सपोर्ट करते हैं, तो मैं समझ पाती हूँ कि कितना मेरे लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो हाँ जी, तो ये बैलेंस। और अगर आपके घर में ऐसा नहीं है तो आपको बात करनी पड़ेगी जी। आप ना वहां बोलेंगे, ना ही आप किसी चीज को सॉल्व करेंगे, तो दूसरा तो हमारी जिंदगी की समस्याएं सॉल्व करने नहीं आएगा अर्चना जी। बिल्कुल, अपनी जिंदगी की समस्याएं, अपने सारे प्रॉब्लम, अपने सारे इफ बट जो भी है, प्रोज कॉन्स जो भी है आपसे जुड़े हुए, वो आपको स्वयं उठ के सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ कोई नहीं बैठा है आपको, हर किसी को इमोजी में हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है ना, स्माइली, वैसे स्माइली फेस ही पसंद आता है। अगर आप ये सोच लें कि एक दूसरा व्यक्ति उठ के आएगा और आपकी समस्याओं का निदान करेगा, तो नहीं, आपको खुद को, स्वयं को उठना होगा, खड़ा होना होगा और सोचना होगा कि इन चीजों को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, कहाँ मुझे बात करनी, झगड़ा नहीं करना है। मैम, बहुत सुंदर चर्चा रही आपसे और ऐसा लगता है कि आप काफी सुलझी हुई, और इसमें मैं यकीनन आपके पति को भी इस चीज के लिए बधाई दूंगी कि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, आपको हर मैटर पे इतनी क्लैरिटी है। लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत मुश्किल है, जो मैं देखती हूँ। तो जाते जाते, क्योंकि मन तो हो ही नहीं रहा कि हम इस चर्चा को कहीं रोकें, लेकिन क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की ओर हैं और हमें इजाजत लेनी होगी, तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशनल सा, वो हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश। मैं अपने सारी साथी महिलाओं को, चाहे वो जिस भी उम्र की हो, बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपने आप को ना आप पहचानिए। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों से बिल्कुल अलग है, उस चीज को आप अपने अंदर की पहचानिए। उसके लिए, उसको बनाए रखने के लिए आपको जितना भी संघर्ष करना पड़े किसी के साथ करिए, और खुद को जानिए, समझिए और खुद के लिए उठिए। बस मुझे इतना ही कहना है अर्चना। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कोई तो है जो हमको सुनता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लिसनिंग। थैंक यू मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतना सारा मोटिवेशन आपने दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मैम। थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू। दर्शकों, उम्मीद करती हूं कि आज की चर्चा आपको बेहद रोचक लगी होगी। एक सुलझी हुई महिला से मिलना, उसको सुनना अपने आप में एक आशीर्वाद है, लेकिन आप इसे सिर्फ सुनिए नहीं, इसे अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि कोई ना कोई महिला, अगर एक भी महिला हमारे इस कार्यक्रम को देख के मोटिवेट हो जाती है, तो हमारा इस प्रोग्राम को लाना सार्थक हो जाएगा। आज के अंक के लिए बस इतना ही। आने वाले अंकों में नए विषयों के साथ और नई मोटिवेशनल महिलाओं के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक दीजिए हमें इजाजत। और अगर आपको लगता है आप में से किसी महिलाओं में है दम, और आपकी कहानी में है वो दम जिससे आप औरों को उत्साहित कर सकती हैं, मोटिवेट कर सकती हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क कर सकती हैं और आपकी कहानी हम अपने चैनल में लाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज के अंक के लिए बस इतना ही। आने वाले अंकों में नए विषयों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।